हेलो, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेकंड लेक्चर जीके जीएसपी वाई की सीरीज के लिए, जिसके अंदर हम आज कवर करेंगे 9 सितंबर 2024 की शिफ्ट 2 को। ऑलरेडी हमने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है और आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं। 1 मिनट सोल्व सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको जीके जीएस सीरीज, पीवाई की सीरीज और वर्ल्ड मैप सीरीज, करंट अफेयर सीरीज वगैरह डिफरेंट डिफरेंट सीरीज आपको देखने को वहां पे मिलेंगी, जिसके अंदर आप 1 मिनट के अंदर पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारा आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। ठीक है। Which condition also known as icterus causing a yellowing of your skin, the whiteness of your eyes? कौन सी स्थिति जिसे पीलिया और इक्टेरस के रूप में जाना जाता है आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफेद होने का कारण बनती है, जो होता है जॉन्डिस। ये लीवर की पर्टिकुलरली डिजीज होती है। लीवर की डिजीज क्यों होती है आपको मैं बता देता हूँ। हमारे बॉडी के अंदर होती है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलिरुबिन हमारा एक बायो प्रोडक्ट होता है। ठीक है। उसकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ऊपर नीचे होने की वजह से हमें जॉन्डिस होता है। बिलिरुबिन होता क्या है? ये आरबीसी का बायो प्रोडक्ट होता है। जब आरबीसी नेचुरली डिस्ट्रॉय होती है ना, तो उसका एक बायो प्रोडक्ट बनता है जो होता है बिलिरुबिन, जो ब्लड के अंदर हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इसके डिस्ट्रक्शन के बाद में जब इसकी अमाउंट ज्यादा या कम होती है, तो क्या होता है, जब लीवर के अंदर ये जाता है ब्लड स्ट्रीम हमारी, तो ये वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है। क्योंकि जो लीवर हमारा होता है ना, वो एक्सक्रीट करता है बाइल के साथ इसे भी। ठीक है, बिलिरुबिन को भी। तब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी डिस्टर्ब होने की वजह से हमें बॉडी में हमारे अंदर जॉन्डिस होता है। इक्थियोसिस, एक्जिमा और पेम्फिगस, ये हमारी तीनों स्किन डिजीज होती हैं। ठीक है। ये पेम्फिगस हमारी अमेरिकन या यूएस की कंट्रीज की तरफ ज्यादा मिलती है। स्किन डिजीज होती है, आप पर्टिकुलरली देख लेना। फंगल डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है। ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज वाज द चिटगोंग आर्मरी रेड कंडक्टेड? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? ये हमारे होंगे सूर्य सेन जी। ठीक है। और ये चिटगोंग आर्मरी रेड कब हुई थी? ये हुई थी 18 अप्रैल 1930 को। इसके सूर्य सेन के साथ कौन कौन थे? इसमें थे अनंता सिंह, गणेश घोष, लोकनाथ बाल, इनके साथ होते थे। इनका मेन काम क्या था कि 2 आर्मरी पे इन्होंने रेड की थी, और इनका पर्टिकुलर मेन मोटिव क्या था कि लोगों की जो ब्रिटिशर्स है उनकी टेलीकम्युनिकेशन लाइंस को तोड़ना। जो टेलीग्राफ की लाइंस होती थी, ठीक है, और जो इनकी टेलीफोन या उनकी कनेक्टिविटी को तोड़ना, और इनके जो वेपन है उनको लूट के अपनी एक्टिविटीज, जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है, उनके अंदर यूज करना। ठीक है। और इनके साथ 2 लेडीज भी होती थी इन्हीं रेड्स के अंदर। जो 2 लेडीज ने अहम योगदान निभाया था, उनका नाम था प्रीतिलता वड़ियार और कल्पना दत्त। ये 2 रिवोल्यूशनरी लेडीज भी होती थी इनके साथ में। ठीक है। वॉलंटियर जो इन्होंने किया था, इनक्रेडिबल वुमेन होती थी, इनको हम बोलते थे। ठीक है। अब आप देख लो रासबिहारी बोस। अच्छा, ये सूर्य सेन के बारे में और जान लो आप। ये 1918 में प्रेसिडेंट होते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कहां से? चितगोंग ब्रांच से। ठीक है। और इसको मास्टर दा भी बोलते थे, इनको मास्टर दा। ठीक है। इतना ही काफी है आपके लिए इसके बारे में। अच्छा, और एक चीज और, इन्होंने सूर्य सेन ने अनुशीलन समिति भी ज्वाइन की थी। ठीक है। अनुशीलन समिति एक होती थी, उन्होंने ज्वाइन की थी, आप ये देख लेना। रास बिहारी बोस कौन होते थे, इनके बारे में देख लो। इन्होंने एक बार वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज होते थे, उनके ऊपर अटेम्प्ट किया था मर्डर का। ठीक है। और ये दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी के मेन वक्ता होते थे। दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी जब हमारी जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, जो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जा रही थी, उस रिवोल्यूशन के टाइम पे ये होते थे। और इनका मेन योगदान था, वो था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन्होंने बनाई थी। कब? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में, जो आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बेस बनती है। सॉरी, इंडियन नेशनल आर्मी के लिए एक बेस बनती है, जिसको बाद में हमारे सुभाष चंद्र बोस जी आगे कंटिन्यू करेंगे। बादल गुप्ता भी एक रिवोल्यूशनरी होते थे, जो इन्होंने एक सेक्रेटरीट बिल्डिंग के ऊपर अटैक किया था। हेमू कल्याणी ये होते थे, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जो होती थी महात्मा गांधी जी की, उनके अंदर बहुत अपना बड़ा एक योगदान दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गोविंद जी नृत्यालय लोकेटेड? ये गोविंद जी नृत्यालय निम्नलिखित में किस राज्य में है? ये मणिपुर में है। बिपिन सिंह ने चलाई थी, याद रख लेना ये। ठीक है। बिपिन सिंह कोरियोग्राफर होते हैं, उन्होंने चलाई थी ये।
पहले भी पूछा गया है, CHSL के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। शायद ये 2021 या 22 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, याद रख लेना, बहुत बार पूछता है ये कई बार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशन इज डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा टू थैंक देम फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड फॉर ग्रांटिंग विशेस। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उसकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? ये छठ पूजा होती है हमारे बिहार छत्तीसगढ़ वाले एरिया में ज्यादा की जाती है, ठीक है। ये देख लेना आप, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, GD के अंदर आया हुआ है, CHSL के अंदर आया हुआ है पहले, ठीक है। मदई फेस्टिवल है ये हमारे गोंड और गोंड प्रजाति इसको ज्यादा मनाती है। विश्वकर्मा पूजा सभी देखते हैं आप, विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है। शोट सभा क्या होती है? इसके अंदर क्या होता है कि जो नर एक लड़की का पिता होता है वो उनके लिए एक उचित नर ढूंढता है खुद, ठीक है। ये आप देख लेना। Which of the following inscription of Rudradaman happened to be the first royal inscription of early India composed of Chas Sanskrit? रुद्रदमन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? ये होगा गिरनार। जूनागढ़ रोक इंस्क्रिप्शन की बात थी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, जहां पे सुदर्शन लेक के बारे में पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन हमने, उसके अंदर ये बात थी। अभी ये देख लो क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया, सेकंड में भी रिपीटेड है। पहले में अलग तरीके से पूछा, दूसरे में अलग तरीके से पूछा। प्रयाग इंस्क्रिप्शन ये हमारा इलाहाबाद वाला ही है, रोक इंस्क्रिप्शन जो अशोका ने के टाइम पे बनाया हुआ था। चिरांद ये एक नियोलिथिक नवपाषाण काल का है, ठीक है, आप देख लेना। और महरौली इंस्क्रिप्शन ये गुप्ता एम्पायर का है, गुप्ता के टाइम में बना था ये, बाद में आजकल देखो इसका आयरन पिलर आपने देखा होगा जो बाद में ले आए थे दिल्ली के अंदर, जिसके ऊपर आज तक जंग नहीं लगी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये गिरनार का रोक इंस्क्रिप्शन है, ये देखो ये इतना बड़ा, इसके ऊपर नक्काशी की गई छोटी 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 छोटी, जूम करके आपको दिखाना पड़ेगा बट अभी है मेरे पास फोटो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये प्रयाग का है, ये महरौली वाला, ये देखो ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द फर्स्ट साउदर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1307 और 8 AD वाज लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? 1307-8 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? ये होगा देवगिरी के अंदर, ठीक है। इनके बारे में आप देख सकते हो, खिलजी वंश से बिलोंग करते थे ये, ठीक है, राजा थे, सेंट्रलाइज सिस्टम होता था, इन्होंने एक अपनी करेंसी भी चलाई हुई थी। आप देख सकते हो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ सकते हो, बहुत डिफरेंट थोड़े से क्रूअल राजा होते थे, ठीक है, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द टेरेसरी ब्यूटाइल अल्कोहल? ये इनका IUPAC नेम आपको देखना है, ये होगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2 ओल। ये कैसे होगा चलो मैं आपको बता देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH3 C CH3 और CH3 और OH, जो ओल ग्रुप होता है। ये क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके अंदर मिथाइल और अल्कोहल तो हो गए हमारे फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, जो कार्बन 2 पे अटैच है, ठीक है, बट प्राइमरी कौन सा होगा? अल्कोहल, ठीक है। और मिथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर, ठीक है, और सेंट्रल इसी कार्बन के ऊपर ये टिका हुआ है, मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। मेन क्या है इसका, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये कलरलेस सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाता है। और देखो आप ये समझना चाह रहे हो कि मैं आपको पूरा IUPAC नेम स्ट्रक्चर बताऊं 1 मिनट के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको सीखना होगा पहले कैसे हम रूट वर्ड्स को लेते हैं, ठीक है, फिर हम प्रीफिक्स सुफिक्स कैसे अरेंज करते हैं, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप 10th क्लास की बुक को रेफर कर सकते हो, NCERT, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। 10th क्लास की NCERT है साइंस की, उसके अंदर आपका 4th चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड, उसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि नोमेनक्लेचर कैसे हम उसके नाम को मेंटेन करते हैं, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ लेना, वहां पे आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे वो किया जाता है इसको अटैच। अब जैसे प्रोप है, प्रोप के अंदर क्या बात कह रहा है, ये 3 कार्बन एटम होंगे, ठीक है, 2 के ऊपर ओल, मतलब ओल क्या होता है, अल्कोहल के लिए एक हम वो लेते हैं, सुफिक्स नेम लेते हैं, ये होगा ओल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर द मनी? ये क्या होगी, इनवर्स होगी। इनवर्स क्यों होगी मैं आपको बता देता हूं। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच में क्या संबंध है? व्हेन द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस बोरोइंग बिकम एक्सपेंसिव। ये आपको मैं एक बात बताता हूं क्यों। देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने कोई 1000 रुपए लेने हैं किसी से, मेरे को उधारी चाहिए 1000 रुपए, अब वो मेरे को 1 रुपए सैकड़ा के ऊपर दे रहा है कि भाई मैं 1 रुपए दे रहा हूं, तेरे को 1 रुपए सैकड़ा ब्याज है तेरा, ठीक है। बट अगर अगर आप एक चीज बताओ, वही 1000 रुपए मेरे को अगर 5 रुपए सैकड़ा में मिलेंगे, तो मेरी जो उधार लेने की कैपेसिटी वो बढ़ेगी या घटेगी? वो घटेगी। तो इसलिए इनवर्स होता है। आप देखो जितना डिमांड ऑफ मनी क्या होता है इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से, वो इन्फ्लक्चुएट करता रहता है।
हायर जो जितनी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होती है ना, तो कॉस्ट ऑफ टर्निंग जो या अर्निंग होती है, बोरोइंग होती है, वो डिस्करेज होती है आदमी की। मतलब उधार आदमी कम ले पाता है उतना ही। अब जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा वो उधार नहीं लेगा, उधार नहीं लेगा तो क्या होगा कि वो उतना पैसा अपना बूम नहीं कर सकता अपने बिजनेस के अंदर। जैसे आप देखो, ये देखो लो डिमांड रिसेशन कब आती है, देखो अब एक चीज ये यहाँ से स्टार्ट करो, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट लोअर बैंक बोरोइंग लोअर डिमांड। लो डिमांड होगी, रिसेशन आएगा। रिसेशन क्या होता है, मंदी बोलते हैं जिसे हम। डिक्रीज इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन बैंक बोरोइंग, डिमांड इंक्रीज। अब डिमांड के हिसाब से, जैसे मैंने बिजनेस खोलना है कोई भी, अब मेरे को बिजनेस के लिए चाहिए 10 लाख रुपए, ठीक है। अब 10 लाख रुपए मेरे को मिल रहे हैं 1 रुपए सैकड़ा के अंदर, या 1 रुपए ब्याज के ऊपर, ठीक है। तो मैं 10 लाख के 15 लाख लेके भी बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। अगर उसी बजाय मेरे को 10 लाख रुपए मिल रहे हैं किस ब्याज की दर पर, 5 रुपए की ब्याज की दर पर, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा ना कि 10 भी पूरे ना लूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये ब्याज ही इतना ज्यादा हो जाएगा, इसको मैं बियर नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही आपका रिलेशनशिप इसके अंदर वो होगा। अब ये देख लो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा आपका जीडी के अंदर, और ये आपका सीएचएसएल में, और सीपीओ के अंदर भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये देख लेना, ऐसा कैसा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा स्टेटमेंट चेंज की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द वाटर व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये देखो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, वहां पे भी डिकम्पोजिशन पूछा हुआ था। वो इसने ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी डिकम्पोजिशन ऐसी रिएक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, उसने लास्ट लेक्चर में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखो लास्ट शिफ्ट में भी, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जब सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में टूटता है, ठीक है, किसकी हेल्प से, हीट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह की हेल्प से, ठीक है। आपने देखा ही था। अब आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा। जब हीट की सप्लाई करते हैं तो जैसे लेड नाइट्रेट टूटा था, ठीक है, इसके कलर चेंज हुए थे। अब ये देखो मेन ये इसने यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट एचईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड फॉर एनर्जी, H2O वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी डाला, ठीक है, डिकम्पोज हो गया दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अब और बाकी रिएक्शन देख लो, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, ये भी समझ लो। Displacement reaction is a reaction in which more active element displaces a less reactive element for a from a solution of its compound. एग्जाम्पल क्या होगा, देखो आयरन कॉपर सल्फेट है, आयरन सल्फेट बन गया, ये सल्फेट जो SO4 इसके पास आ गया, ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है कॉपर से। अब वो आपको टेबल जो भी हमारी रिएक्टिव टेबल देखनी पड़ेगी, उसके अंदर पता लग जाएगा आपको। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट है, क्लोराइड इसके पास आ जाएगा, नाइट्रेट उसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया AgCl सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड। जो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक कंपोजिशन या कंपाउंड बनाते हैं, उसको कंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, which music composer Dio was honored with the National Lata Mangeshkar Award of the Year 2020। ये स्टैटिक का पार्ट आप देख लेना, करंट का, ओल्ड करंट जिसको बोलते हैं हम, आनंद मिलिंद ये है हमारे, ये फोटो देख लेना आप। Which of the following can be represented as functional unit of nature? इकोसिस्टम बोलते हैं इसको। इकोसिस्टम होता है क्या है, इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन जो होता है, जिससे हम एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं हम, ठीक है, देख लेना आप। इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज ए कुड और टंका यूज फॉर वाटर हार्वेस्टिंग? राजस्थान में होता है ये आप देख लेना, ऐसे कुंड बने होते हैं। अब नॉर्थ इंडिया में हमारे मोस्टली लोगों को पता है कि राजस्थान जो उत्तर प्रदेश वगैरह के एरिया में होते हैं, ऐसे ही कुंड या जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, ये होता है। The inaugural match of the Women Premier League 2023 cricket was played in which of the following venue? महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में किस स्थान पर खेला गया? ये मुंबई में हुआ था 2023 का, ये ठीक है, ये ठीक है, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, which of the following is not correct about DPSP Directive Principles of State Policy? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? They ensure social economic development, ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं। दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, न्योचित प्रकृति के होते हैं। दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। दे आर मोरली बाइंडिंग और गवर्नमेंट, ये सरकार के नैतिक रूप में बाध्यकारी होते हैं। डीपीएसपी क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हमारे कभी जो संविधान के निर्माता उन्होंने बनाए थे। क्यों बनाए थे? कि स्टेट को एक डायरेक्शन, या कोई भी राज्य होता है या कोई भी कंट्री होती है, उसको एक डायरेक्शन दी जाएगी, आप कैसी पॉलिसीज बनाएंगे अपने
सिटीजन्स के लिए, ये उसके लिए बनाए गए थे। ये मोरली बाइंडिंग होते हैं गवर्नमेंट्स के ऊपर, बट जस्टिसिएबल, आप इनको लेके कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। जस्टिसिएबल का मतलब होता है आप इनको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। अब कोई चीज आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही, अगर बाई चांस, उनकी वैसे तो एक पॉलिसी है, बट आप ये नहीं कह सकते कि किसी कोर्ट में जाके कि सरकार मेरे को ये चीज प्रोवाइड नहीं कर रही। वो आपका हक है, आप गवर्नमेंट से आप डिमांड कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, बट कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब डीपीएसपी के बारे में थोड़ा समझ लो। ये देखो हमारे कौन से आर्टिकल्स के बीच में है, आर्टिकल 36 से 51 पार्ट 4 में होते हैं ये। ठीक है, आप देख लेना, मैं आपको बता देता। देखो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में क्या डिफरेंस है, ये देखो, ये यूएस से लिया गया, ये आयरलैंड से लिया हुआ है। गवर्नमेंट कैन नॉट टेक और एब्रिज इन दिस राइट। अब ये देखो, मैंने लास्ट टाइम में फंडामेंटल राइट के ऊपर आपको बताया था, जो हमारे आर्टिकल 226 और 232 के बारे में था ना, आपने देखा हो, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में, जो हम रिट जुरिडिक्शन की बात कर रहे थे, रिट इशू करवा रही थी। ठीक है, आर्टिकल 226 और 32, ये वही बात है। देखो, अगर आपका फंडामेंटल राइट कहीं भी हार्म होता है तो आप आर्टिकल 226 और 32 को यूज कर सकते थे। 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए था, 226 हाई कोर्ट के लिए था। ये जस्टिसिएबल है, इसको आप कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हो, बट इसके अंदर कोई भी जस्टिसिएबल नहीं है। देखो, नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल नहीं है। हाँ, ये इंस्ट्रक्शंस है एक टाइप की, ये सरकार के लिए एक, वो कहते हैं गाइडलाइंस दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और अपने सिटीजन्स के लिए ये रूल्स बनाइए। ठीक है, ये मोरली बाइंडिंग होते हैं, बट इनके ऊपर ऐसा कोई लीगल सैंक्शन नहीं होता कि आप लीगली इनको चैलेंज कर सके कि सरकार आपको ये प्रोवाइड नहीं कर रही है। ठीक है, तो यही चीज है, देख लेना है। एट विच लैटिट्यूड does the easterly jet streams flow over पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग समर मंथ्स। गर्मियों के महीने में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? ये 14 डिग्री नॉर्थ के ऊपर बहती है। ठीक है, ये में जैसे जैसे आप ये देख लो, आपके अंदर आपको दिख रहा है, ये देखो, ये रहा, ये ईस्ट टू वेस्ट आ रही है, ईस्ट इस साइड है, ये वेस्ट है। ठीक है, ईस्टर्ली बोलते हैं। मेन रीजन होता है, ये रेनफॉल लेके आती है नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, इन्हीं की वजह से हमारी कंट्री के अंदर रेनफॉल होती है। ठीक है, आप ये देख लेना। अब जैसे, अब मैं आपको जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ाने लगूँ, टाइम लगेगा, मैं बट आपको कोशिश करूंगा, जब हम ज्योग्राफी की कोई भी सीरीज या कोई भी चीज लेके आएंगे तो आपके सामने ये चीजें हम बताएंगे, जिसके अंदर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो हमारी होती है, उनके बारे में थोड़ा ब्रीफली आपको बताएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, इन रूरल इंडिया विच स्टेट हैज द मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? ये हिमाचल के अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टेट फॉर राजा महाराणा प्रताप सिंह स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी? ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the madrasa opened in Kolkata to promote the study of Arabic, Persian, Islamic law? अरबी फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? ये 1751 में था। ठीक है, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, इसके अंदर क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये देखो, आप एक चीज ध्यान रखना, पॉलिटी से करीब 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पॉलिटी को लाइटली मत लेना, पॉलिटी को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट shall be exercised as not to impede or prejudice the exercise of executive power of union. The executive power of union shall extend to the giving of such direction to the state as may appear to the government of India to be necessary for the purpose. संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा और प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? संघ की कार्यकारी शक्ति किस राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के आवश्यक प्रतीत होता हो? ठीक है, ये होगा आर्टिकल 257। ये देखो, ये हमारा है सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर मिलेगा आपको। ये देखो, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात जहां पे है ना, ये वहां पे आपको मिलेगा ये आर्टिकल। क्या कह रहा है, मैं आपको एक देसी लैंग्वेज में समझा देता हूं। ये कहना क्या चाह रहा है, जब भी पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगी ना, तो स्टेट को बाध्य होकर उसको मानना पड़ेगा। हाँ, चाहता है तो स्टेट कुछ अपने रूल या रेगुलेशन, राज्य है ना, अपने स्तर पर कुछ बना सकता है, बट वो पार्लियामेंट के कानून के अंदर चेंजमेंट नहीं कर सकता, वो उनके ऊपर बाध्य है, उनको मानना पड़ेगा। अब जैसे क्या होता है, आर्टिकल 256 है, वो क्या कहता है, देखो मैं आपको बताता हूं, वो एक इंग्लिश में क्या कहता है, टू एंश्योर
complies with laws made by parliament and any existing law which apply in this state। ठीक है, अब क्या कहता है कि जैसे कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, कंप्लायंस मतलब आपको कोऑपरेट करना होगा, जो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया उसके साथ स्टेट को कोऑपरेट करना ही होगा, उसको मानना होगा। बट कुछ चेंजमेंट वो दोनों साझा रूप से कर सकते हैं अगर चाहे तो, बट उसके अंदर आप उसको पार्लियामेंट की साझेदारी भी लेनी होगी, उनको भी अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा। ठीक है, ये हमारा 257 है। अब 261 क्या कहता है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्या अगर एक कंडीशन बता देता हूँ, अगर स्टेट नहीं मानता बात को पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है अनुच्छेद 356 की, जो प्रेसिडेंट रूल लगाता है, जो अभी अभी करंटली मणिपुर में लगा है, आपको आपने देखा हो तो, जहां पे बीजेपी रूल गवर्नमेंट थी, कुकी मैती वाला वहां पे इशू है, वहां पे आर्टिकल 356 को इम्पोज कर दिया गया। अब आर्मी रूल है वहां पे, गवर्नर आ गया, गवर्नर के हाथ में और आर्मी रूल बना दिया उन्होंने, प्रेसिडेंट रूल है वहां पे, अब आर्मी का कानून चलेगा। ठीक है, जब तक वहां पे सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आ जाती। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 247 की। ये क्या कहता है कि अब अगर स्टेट चाहे तो पार्लियामेंट एडिशनल कोर्ट्स बना सकता है स्टेट के अंदर। ठीक है, फॉर बेटरमेंट ऑफ लॉज, ये कोर्ट्स वगैरह के लिए होता है, ये इतना कुछ खास नहीं है, ये पूछता नहीं है ज्यादातर। ठीक है, और जुडिशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 261 होता है। जुडिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, प्रोसीडिंग्स होती है, रिकॉर्ड्स जुडिशियल प्रोसीडिंग वगैरह उनके लिए, जिसके अंदर यूनियन की हो, स्टेट की हो, वगैरह वगैरह सारी ये इसके अंदर है। आर्टिकल 123 इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डिनेंस के लिए होता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है आपको बता देता हूँ। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है जो हमारी प्रेसिडेंट की, ये उसके लिए होता है, पार्लियामेंट। ठीक है, जब मान लो एग्जांपल के लिए किसी सरकार की कोई मेजोरिटी नहीं है, या पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, अब पार्लियामेंट के विंटर सेशन समर सेशन होते हैं, जब वो टाइम नहीं होता, उनके बीच में गैप आ जाता है, तब अगर कोई कानून बनाना है, इमरजेंसी है, जब जिसके अंदर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या करता है, एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, जो बाद में अप्रूव करवाना होता है विद इन द 6 वीक ऑफ असेंबली। जब स्टार्ट हो जाती है उसके अंदर 6 वीक्स के अंदर उसको अप्रूव करवाना होता है। और इस ऐसी पावर, सेम पावर होती है 213 अनुच्छेद के अंडर गवर्नर के पास। ठीक है, गवर्नर के पास किसके अंदर, स्टेट के अंदर। ठीक है, आप ये ध्यान रख लेना। Which of the following statement correctly defines the green revolution? It is a new strategy in agriculture to produce food grain। अब ये सबको पता है कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या, कौन लेके आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड कौन था, वो तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अब इंडिया के अंदर इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं MS स्वामीनाथन को, स्वामीनाथन को। अभी अभी इनको 2024 में भारत रत्न अवार्ड भी मिला है, ये बात ध्यान रख लेना आप। ठीक है, अभी, हाँ अभी अभी मिला है 2024 के अंदर भारत रत्न इनको, जिसके अंदर और कर्पूरी ठाकुर भी हैं हमारे, चरण सिंह भी हैं, और हमारे एक लाल कृष्ण आडवाणी जी भी हैं। ठीक है, आप ये देख लेना। ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मैं आपको ये बता देता हूँ। हमारे 1960s के अराउंड ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर आया था। उसके अंदर क्या था, हाइब्रिड सीड्स इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे, कि अच्छे सीड लाओ ताकि उपज ज्यादा बढ़ सके। ठीक है, यही था, ऐसा कुछ खास और इससे ज्यादा कुछ था नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन में आप इतना पढ़ सकते हो कि इसका जनक कौन था और क्या क्या हुआ था। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए थे, इसके अंदर लोन दिए गए थे सीड लाने के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, और ये सब चीजें थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, in the year 1952, who among the following lent his voice for the film Amar Bapuli, which was being produced in 2 languages simultaneously and he sang in the both Bengali and Marathi? वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली में, जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही है, के लिए अपनी आवाज दी थी? उन्होंने बंगाली मराठी दोनों में गीत गाए थे, ये थे मन्ना डे। ठीक है, ये आप देख लेना, ये अमर भूपाली एक मूवी थी। इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया डज द हॉट विंड लू ब्लो, भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न, उत्तर और उत्तर पश्चिमी में, आप देख लेना। ये देखो, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट होता है, ये हमारा वेस्टर्न पार्ट होता है, पश्चिमी, ये पूर्वी। ठीक है, और ये बाकी आप ये देख सकते हो, और यहाँ पे मैंगो शावर बोलते हैं, ब्लोसम शावर बोलते हैं इसको, ये काल बैसाखी बोलते हैं। ठीक है, आप ये देख लेना। The government of which of the following state created the draft policy 2022 for senior citizen on the basis of Article 41? वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निर्देशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य ने, सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति तैयार की थी? ये थी
तमिलनाडु ने। ठीक है, अब आप समझो आर्टिकल 41 है क्या। ये है हमारा डीपीएसपी, अभी हमने पढ़ा था राज्य के नीति निर्देशक कानून, जो 36 से 51 के बीच में है, पार्ट 4 के अंदर। ठीक है, आपको पता है ये बाध्य नहीं होते कानून के स्टेट के ऊपर, जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, बट एक ये डायरेक्शन देते कानून बनाने की स्टेट को। अभी बताया था मैंने, अभी देखो कानून बना दिया ना तमिलनाडु ने इसी के ऊपर। राइट टू वर्क टू एजुकेशन टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, द स्टेट शेल विद द लिमिट ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी, अपनी इकोनॉमिक मतलब उनकी कैपेसिटी के अंदर डेवलपमेंट कर सकता है, कुछ कानून बना सकता है। राइट टू वर्क पे, एजुकेशन पे, पब्लिक असिस्टेंस पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी वगैरह, इनके ऊपर ये इन्होंने बता दिया। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि क्या होता है कि कोई भी स्टेट चाहे अपनी कैपेसिटी के अंदर कानून क्या होता है बना सकता है अपने सिटीजन्स के लिए, जो डीपीएसपी बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। When was the High Court Supreme Court Judges Salaries and Conditions of Service Amendment Bill 2021 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? ये होता था 30 नवंबर 2021 को पेश किया गया था। ठीक है, एट विच ओलंपिक्स डिड गगन नारंग विन ए ब्रॉन्ज मेडल? गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? ये लंदन 2012 में था। ये आप गगन नारंग देख सकते हो। तो चलो, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को फॉर मोर अपडेट्स। हम कोशिश करेंगे आपके लिए साइंस की मैराथन वगैरह हम प्लान कर रहे हैं, साइंस या अदर सब्जेक्ट की मैराथन, जो आपको आगे हेल्प करने वाली बहुत ज्यादा हमारे इसी एग्जाम में, क्योंकि आपके पास कई कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे जो आपको समझ नहीं आते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम छोटे छोटे पोर्शंस को हम कंप्लीट करेंगे, या कोशिश करें कि मैराथन पूरी लेके आए जिसके अंदर हम आपका पूरा कॉन्सेप्ट को एक ही बार में समझा दें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।